हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी। और जैसा कि आपको बताया गया था फ्रेंड्स कि हम लोग साइंस का एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसमें टॉपिक वाइज साइंस को कवर किया जाएगा। और सबसे पहले बायोलॉजी को स्टार्ट करना था, मैंने बताया था आपको। आई होप कि आपने उस वीडियो को देखा होगा, तो हमारी स्ट्रैटेजी के बारे में आपको पता चल गया होगा कि किस इस चैनल पे क्या क्या चीज़ें चलने वाली हैं। तो ऑलरेडी हम लोगों ने सभी चीज़ें को कवर कर लिया है और यहाँ पे हम लोग साइंस को भी स्टार्ट कर चुके हैं। मैथ्स और रीजनिंग आपका स्टार्ट हो चुका है, जीके स्टैटिक चल ही रहा है, मतलब हर तरह से आपके लिए पूरा स्टार्ट किया गया। तो बस आप हमारे साथ रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, बस बने रहिए। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी के फर्स्ट क्लास, जिसमें जीवधारियों के वर्गीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स ओरिएंटेड उसके बारे में डिस्कस करने वाले। तो इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिए और बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। और एक चीज़ और फ्रेंड्स, साइंस का ये जो वीडियो आने वाला है वो हर 2 दिन पे एक वीडियो आएगा, ठीक है। 2 दिन पे एक वीडियो होगा ताकि हम लोग क्वेश्चंस को भी रेडी कर सकें और आपके साथ डिस्कशन भी अच्छे तरीके से किया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात और फ्रेंड्स, जो लोग बिहार एसआई मेंस की मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उनके लिए हमारे एप्लीकेशंस पे कोर्सेज स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 149 के साथ ये कोर्सेज हैं। आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। इस कोर्स की वैलिडिटी 1 ईयर रखी गई है, यानी जब तक आपका एग्जाम्स नहीं होता है तब तक आपको इसमें प्रैक्टिस कराई जाएगी, क्वेश्चंस के भरमार होंगे। तो अगर आप ज्वाइन नहीं किए हैं अभी तक तो जल्दी से ज्वाइन करिए। जस्ट अभी कोर्सेज को लॉन्च किया गया, जाकर के एप्लीकेशंस को डाउनलोड करिए, जो कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन में जाकर के इस कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, आप ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी एग्जाम्स चाहे कोई भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पे मैथ्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप उसके लिए इस प्रैक्टिस सेट को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको डेली बेसिस पे 15 से 20 क्वेश्चंस का सेट कराया जाएगा। तो जल्दी से जाइए, ज्वाइन करिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 5 जगत वर्गीकरण इन्होंने प्रस्तावित किया था। निम्नलिखित में से कौन है जिन्होंने 5 जगत वर्गीकरण को प्रस्तावित किया था। और इसके संबंध में हमारे फुल कोर्सेज में नोट्स आपको प्रोवाइड कराया गया। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे फुल कोर्सेज में साइंस का सीरीज़ भी स्टार्ट किया गया, जो कि टॉपिक वाइज नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाए हैंड राइटिंग में। तो अगर आपने उसको भी नहीं देखा है तो आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, 5 जगत वर्गीकरण, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, RH वेटेकर। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सभी यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों का संबंध किससे होता है। सभी यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों का संबंध किससे होता है। जो 5 जगत वर्गीकरण है उनमें से किस में रखा जाता है, तो प्रोटिस्टा में रखा जाता है। यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों को प्रोटिस्टा में रखा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 5 जगत वर्गीकरण में किस एकल जगत में नीले हरे शैवाल, नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया और मेथेनोजेनिक आदि जीवाणु सम्मिलित है। इसका संबंध हो जाएगा ऑप्शन ए, मोनेरा, ठीक है। मोनेरा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 4, हिस्टोरिया एनिमेलम, हिस्टोरिया एनिमेलम पुस्तक के लेखक कौन है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको वही क्वेश्चन दिया जा रहा है जो एग्जाम्स में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है तो इससे बाहर बनने की कोई चांसेस नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट है आपके साथ डिस्कस किया गया और बिल्कुल NCERT बेस्ड पे ये सारे क्वेश्चन को सजाया जा रहा है। हिस्टोरिया एनिमेलम जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, सही आंसर बनेगा ऑप्शन ई, अरस्तु, ठीक है। अरस्तु जीव विज्ञान के जनक के रूप में इनको जाना जाता है, अरस्तु। न्यूक्लियक अम्ल सभी जीवधारियों में पाए जाने वाली यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में क्या होता है। न्यूक्लियक अम्ल सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में क्या होता है, फास्फोरस, ऑप्शन सी, फास्फोरस। नेक्स्ट वन, तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है। जनरली आपने देखा होगा, तितली नहीं, यहाँ पे हम कह सकते हैं जानवरों की आंखें जो होती है रात में चमकती है। इसका कारण क्या होता है। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, टेपिटम लूसिडम के कारण। टेपिटम लूसिडम के कारण, यहाँ पे सी आंसर बिल्कुल सही होगा, इसे याद रखना है। कीट वर्ग के जंतुओं का एक विशिष्ट लक्षण क्या है। कीट वर्ग के जंतुओं का एक विशिष्ट लक्षण क्या है। तो विशिष्ट लक्षण यहाँ पे सही आंसर बनेगा 3 जोड़ी पाद। 3 जोड़ी पाद यहाँ पे राइट आंसर होगा। उनके जो पैर होते हैं वो 3 जोड़ी होते हैं, इसको याद रखना है, तब हम कह सकते हैं वो कीट वर्ग के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट वन क्या है, मलेरिया रोग का वाहक कौन होता है। मलेरिया रोग का वाहक कौन है, वेक्टर। मलेरिया रोग का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, मादा एनोफिलीज मच्छर। और जो मलेरिया होता है इसे याद रखिएगा, ये प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, प्रोटोजोआ से, ठीक है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अगर हम जॉन रे की बात करें तो जॉन रे ने, नोट्स में आपको लिखा गया था, जॉन रे जो थे इनको जीवधारियों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक आधार जॉन रे को माना जाता है, प्रदान इन्होंने किया था।
यानी कि जीवधारियों के वर्गीकरण का वैज्ञानिक जो आधार प्रदान किया गया था जॉन रे ने किया था। लेकिन आधुनिक वर्गीकरण के पिता के रूप में हम लोग लीनियस को जानते हैं। लीनियस, यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए लीनियस, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन है तंतुमय जीवाणु जिस जगत के अंतर्गत आते हैं कौन सा है? तंतुमय जीवाणु किस जगत के अंतर्गत आते हैं? मोनेरा के अंतर्गत, डी विल बी राइट आंसर, मोनेरा। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को इस सीरीज़ को स्टार्ट करने से काफ़ी खुशी मिली होगी, काफ़ी अच्छा लगा होगा। जो लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे साइंस के लिए, और ख़ास करके जो बीपीएससी के स्टूडेंट हैं जिनको बीपीएससी में साइंस डेफिनेटली 20 क्वेश्चंस तो पूछा ही जाता है, तो अगर आप 20 क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, यहाँ से 18 प्लस क्वेश्चंस लेना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगता है, आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिएगा, ठीक है, अधिक से अधिक लाइक करिएगा ताकि हमें नेक्स्ट वीडियो लाने में बहुत ही अच्छा लगे और आपके साथ अच्छे तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकें। युगलीना क्या है बताइए, युगलीना क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा? युगलीना एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव होता है, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। युगलीना एक कोशिकीय जीव होता है। द्विनाम पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम किस भाषा के दो शब्द से मिलकर के बना है? द्विनाम पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम किस भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है? सही आंसर यहाँ पे लैटिन, ठीक है, लैटिन बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, लैटिन। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या होती है? वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या होता है? स्पेसीज, ठीक है, स्पेसीज यहाँ पे ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, जिसको जाति कहते हैं, स्पेसीज, ऑप्शन ए। जंतु जगत को कोशिकाओं के विकास के आधार पर किन दो भागों में बांटा गया? जंतु जगत को कोशिकाओं के विकास के आधार पर, कोशिकाओं के विकास के आधार पर किन दो भागों में बांटा गया? प्रोटोजोआ और मेटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ और मेटोजोआ में बांटा गया। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। प्रकाश संश्लेषण करने वाले एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव को आप किस जगत में रखेंगे? एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव को किस समूह में रखेंगे, किस जगत में रखेंगे? तो ध्यान रखिएगा, यूकैरियोटिक जो यहाँ पे बात की जा रही है, सही आंसर बनेगा प्रोटिस्टा के अंतर्गत, ठीक है, प्रोटिस्टा के अंतर्गत एक कोशिकीय जीव प्रोटिस्टा। ऊपर में आपको बताया गया था। निम्न में से किसे पॉन्ड सिल्क भी कहते हैं? पॉन्ड सिल्क कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे है स्पाइरोगाइरा, ठीक है, स्पाइरोगाइरा भी एक प्रकार का शैवाल होता है, ठीक है, एक प्रकार का शैवाल होता है और इसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। तो इसे ही हम लोग पॉन्ड सिल्क के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। प्राणी जगत के सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? प्राणी जगत का सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? सबसे बड़ा फाइलम, सबसे बड़ा समूह पूछा जाए तो ऑर्थोपोडा को टिक करेंगे, सी विल बी राइट आंसर, ऑर्थोपोडा। अगला प्रश्न है रेप्टाइल्स का स्वर्ण युग कहलाता है। रेप्टाइल्स का स्वर्ण युग कहलाता है किस काल को? तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा मेसोजोइक काल को, ठीक है, मेसोजोइक काल को रेप्टाइल्स का स्वर्ण युग कहा जाता है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अपुष्पी पादपों को रखा जाता है। अपुष्पी पादपों को किस में रखा जाता है, किसके अंतर्गत रखा जाता है? अपुष्पी पादपों को क्रिप्टोगैम्स में रखा जाता है, जबकि पुष्पी पादपों को फेंड्रोगैम्स में रखते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, इसे याद रखना है। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय पौधों के नामों में दो शब्दों से लिखना होता है जो बताते हैं उनके क्या? द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को दो शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके वंश और जाति, ठीक है, वंश और जाति, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, वंश और जाति। नेक्स्ट वन है जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है। जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है। कई बार इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, यानी सूत्रकर्णिका नहीं होता है, डी आंसर को टिक करेंगे, सूत्रकर्णिका। मानव की आंत में पाया जाने वाला जो जीवाणु है उसका नाम क्या है? मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, मानव के आंत में पाए जाने वाले जीवाणु को हम लोग एशेरिशिया कोलाई के नाम से जानते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ई कोलाई भी लिखता है, कहीं कहीं ई कोलाई लिखेगा या फिर इसका पूरा नाम भी लिखा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। प्राणी विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा कथन असत्य है प्राणी विज्ञान के संदर्भ में? पहला पॉइंट है कि इसके अंतर्गत जंतु तथा उसके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि जंतु विज्ञान के जनक के रूप में अरस्तु को जाना जाता है। क्या यहाँ पे कौन सा सही है, कौन सा गलत है, हमें बताना है कौन सा सत्य है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कोई भी कथन
असत्य नहीं है, दोनों के दोनों सत्य हैं। तो ना ही एक असत्य और ना ही दो असत्य, यानी राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। दोनों के दोनों बिल्कुल सही है। जंतु विज्ञान के जनक के रूप में अरस्तु को जाना जाता है और इसमें जंतु तथा उसके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट वन क्या है, निम्न में से कौन सी पुस्तक लीनियस की नहीं है। ये सभी पॉइंट्स आपको नोट्स में लिखा गया है, अच्छी तरीके से लिखा गया। अगर आपने नोट्स को पढ़ा होगा तो डेफिनेटली यही चीज़ आपको पता होगा। तो कौन सी पुस्तक लीनियस की नहीं है, सही आंसर क्या बनेगा। देखिए यहाँ पे तीनों के तीनों पुस्तक लीनियस के द्वारा लिखी गई है, लेकिन अक्सर जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है सिस्टेमा नेचुरे जो पुस्तक है वो लेखक कौन है। तो लीनियस ये याद रखेगा, लेकिन ये सभी पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है, जेनेरा प्लांटरम, सिस्टेमा नेचुरे और क्लासेस प्लांटेरम। प्लांटेरम यहाँ पे होगा प्लांटेरम, ये भी आपका तीनों के तीनों पुस्तक लीनियस ने लिखा है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो कि इनके द्वारा नहीं लिखा गया हो, ऑप्शन डी। आर.एच. व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव कब रखा था, प्रस्तावित कब किया था। 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव आर.एच. व्हिटेकर ने कब रखा था, 1969, ऑप्शन बी 1969। नेक्स्ट वन है, सभी प्रकार के जीवाणु साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया किसके अंतर्गत आते हैं। सभी प्रकार के जीवाणु साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया को किसके अंतर्गत रखा जाता है। इन सभी को मोनेरा के अंतर्गत रखा जाता है, ऑप्शन ए मोनेरा। कोशिका भित्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पिछली बार के एसआई मेंस एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस पूछा गया था कोशिका भित्ति के संदर्भ में, और कोशिका से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा गया था इस टॉपिक से। तो ध्यान से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, ध्यान रखना है। देखिए कोशिका भित्ति की बात करें तो इसका निर्माण सेलुलोज, पैक्टोज और अन्य निर्जीव पदार्थों के द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। कवक की कोशिका जो भित्ति होती है काइटिन की बनी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कवक की जो कोशिका भित्ति होती है काइटिन की बनी होती है। कोशिका भित्ति का जो मुख्य कार्य होता है कोशिका को आकृति प्रदान करना एवं प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करना, तो ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट सही है, कोई गलत नहीं है, तो उपरोक्त सभी कथन सही होगा, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखिएगा, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। यहाँ पे देखिए क है तो इसमें भी क है, याद रखने में कोई समस्या नहीं होगा। कभी कभी पूछा जाता है कि पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। अगर पादप ना लिख करके वहाँ पे शैवाल कहे तो भी शैवाल जो है कि पादप के अंतर्गत ही आता है, और वहाँ पे याद रखना बहुत आसान हो जाता है। शैवाल की कोशिका भित्ति, देखिए ये स से स्टार्ट हो रहा है तो सेल्यूलोज भी आपका स से स्टार्ट होता है, तो स से स याद रखिए, क से क याद रखिए। कवक, काइटिन, शैवाल, सेल्यूलोज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट वन क्या है, हाइड्रा, जेलीफिश, सरीसृप, उभयचर निम्न में से किस जगत के अंतर्गत आते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, सरीसृप, उभयचर किसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे राइट आंसर बनेगा एनीमेलिया, ऑप्शन डी एनीमेलिया के अंतर्गत आता है, ऑप्शन डी को टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। जस्ट मैंने आपको बताया कि पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, ठीक है, कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, जबकि पादपों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। यहाँ पे ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। अगर पादप ना लिख करके डायरेक्ट आपसे शैवाल की कोशिका भित्ति पूछे तो भी वहाँ पे हम लोग सेल्यूलोज को ही टिक करेंगे, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन क्या बनता है, हिस्टोरिया प्लांटरम पुस्तक के लेखक कौन है। बताइए कि हिस्टोरिया प्लांटरम पुस्तक के लेखक कौन है, क्या बनेगा राइट आंसर। तो यहाँ पे हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे, थियोफ्रेस्टस, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है, थियोफ्रेस्टस। तो देखिए फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये 30 MCQ अच्छा लगा होगा और हमने बायोलॉजी का टॉपिक 1 कंप्लीट किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, और आज की इस वीडियो का लाइक का जो हम एम रखते हैं वो 700 लाइक्स का एम रखते हैं, क्योंकि काफ़ी डिमांड के बाद ये सीरीज़ को स्टार्ट किया गया और ये भी हम लोग टॉपिक वाइज स्टार्ट कर रहे हैं, तो इतना लाइक तो बनता है फर्स्ट वीडियो पे। अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रखिए। हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।